सोचिए ज़रा, तसव्वुर कीजिए कि दो लोग हैं और दोनों सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ उन्हें मतलब कोई आके सिगरेट ऑफर करता है। हम्म। दोनों ही इनकार करते हैं, लेकिन उनके मना करने के तरीके में ना एक बहुत ही छोटा पर बहुत गहरा फर्क है। पहला इंसान कहता है, नहीं थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा इंसान कहता है, नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। अच्छा, सुनने में तो दोनों बातें लगभग एक जैसी लग रही है। वही तो, सुनने में लगता है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में अगर देखें तो पहला इंसान फेल होने की कगार पर खड़ा है, जबकि दूसरे इंसान ने अपनी इस आदत को लगभग हमेशा के लिए हरा दिया है। फर्क सिर्फ विल पावर का नहीं है, फर्क उस एक शब्द का है जो उन्होंने खुद को डिफाइन करने के लिए चुना है। वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी आदतें मतलब हमारे रोजमर्रा के काम बस हमारे शेड्यूल का एक हिस्सा हैं, लेकिन असल में हर छोटी आदत एक बहुत ही डीपर प्रोग्रामिंग का नतीजा होती है। डीपर प्रोग्रामिंग। हाँ, देखिए, जब लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अक्सर सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें बाहर से दिखती हैं। वो ये नहीं समझते कि उनके अंदर का मैकेनिज्म आखिर कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और आज की इस गहराई भरी चर्चा में हम इसी मैकेनिज्म को पूरी तरह से खोलने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे चैप्टर के नोट्स हैं। बहुत ही बढ़िया सोर्स है ये। हाँ, और इसका मुख्य विचार ये है कि आदतें और कुछ नहीं बल्कि किसी भी इंसान की आंतरिक पहचान यानी कि उसकी आइडेंटिटी का ही एक आईना होती हैं। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि क्यों कुछ लोग नए साल पर बड़े-बड़े रेजोल्यूशंस बनाते हैं और तीसरे दिन ही फेल हो जाते हैं। वही जनवरी वाली कहानी जो हर साल होती है। एग्जैक्टली। जबकि कुछ लोग चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जानकारी किसी के भी रोज के छोटे कामों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, इस नजरिए को अगर वाकई समझना है ना, तो सबसे पहले उस ढांचे को, उस फ्रेमवर्क को समझना होगा जिसके तहत एक इंसान किसी भी बदलाव को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हवा में हो जाए। इसके अलग अलग स्तर होते हैं, यानी लेवल्स। अच्छा, अगर ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव 3 अलग-अलग लेयर पर काम करता है। सबसे बाहरी लेयर होती है रिजल्ट्स यानी नतीजे। ये वो मंजिल है जिसे कोई पाना चाहता है। जैसे वजन कम करना या कोई नई किताब लिखना। बिल्कुल, या फिर अपने बिजनेस को बड़ा करना। ये वो चीज है जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा साफ दिखती है। सक्सेस या फेलियर का जो लेबल लगता है ना दुनिया की तरफ से, वो इसी रिजल्ट्स वाली लेयर पर ही लगता है। सही कहा। तो इसके अंदर वाली लेयर क्या होती है? उसके अंदर की तरफ जो दूसरी लेयर आती है वो है प्रोसेस यानी तरीका। ये उन सिस्टम्स और रूटीन्स के बारे में है जो उस नतीजे तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जिम जाने का एक नया शेड्यूल बनाना या फिर रोज सुबह उठकर लिखने की आदत डालना। यानी लोग क्या करते हैं? हाँ, ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की बात करते हैं तो उनका ध्यान इन्हीं 2 बाहरी लेयर्स पर अटका है जाता है, नतीजा और तरीका। लेकिन इस ढांचे की जो सबसे अंदरूनी लेयर है, जो बिल्कुल कोर है, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो तीसरी लेयर है आइडेंटिटी यानी पहचान। आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। ये लेयर इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि क्या पाना है या क्या करना है। ये लेयर सिर्फ इस बारे में है कि इंसान के अंदर की सोच क्या है, उसके विश्वास क्या हैं और सबसे जरूरी बात, उसका सेल्फ इमेज क्या है। सही पकड़ा, उसका सेल्फ इमेज। इसे सुनकर मुझे ना एक एनालॉजी याद आ रही है। लोग अक्सर इसे एक प्याज की परतों की तरह, लाइक अनियन लेयर्स की तरह समझाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सोचें ना, तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर रिजल्ट्स और प्रोसेस हमारे फोन में इंस्टॉल किए गए नए ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आइडेंटिटी उस फोन का अपना आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी ने अपने बहुत ही पुराने धीमे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एकदम लेटेस्ट, बहुत ही हैवी, हाई परफॉर्मेंस वाला फिटनेस ऐप इंस्टॉल कर लिया, तो क्या होगा? वो तो चलेगा ही नहीं, सिस्टम हैंग हो जाएगा। वही तो।
सॉफ्टवेयर थोड़ी देर चलेगा, हैंग होगा और आखिर में सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। फिर लोग सोचते हैं कि बदलाव में वो फेल क्यों हो गए। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। और अगर इस ओएस क्रैश वाली एनालॉजी को हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो इस क्रैशिंग प्रोसेस को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, देखिए, इंसानी दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अपने आंतरिक विश्वास यानी कोर आइडेंटिटी और अपने बाहरी कामों के बीच किसी भी तरह का विरोधाभास यानी कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उसकी आइडेंटिटी ये मानती है कि मैं आलसी हूं, तो वो सुबह नहीं उठ पाएगा। बिल्कुल। अगर वो सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने का प्रोसेस शुरू भी कर देता है तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। दिमाग अंदर से कहता है, वेट एक सेकेंड, ये हम क्या कर रहे हैं, हम तो आलसी हैं, ये भागदौड़ हमारी फितरत नहीं है। और फिर दिमाग उस नई आदत को सैबोटाज करना शुरू कर देता है ताकि इंसान वापस अपनी उस पुरानी पहचान में लौट सके। ओह वाओ, यानी दिमाग को बेसिकली एनर्जी बचानी होती है और वो ऐसे किसी भी काम में एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता जो उसकी आइडेंटिटी से मैच ही नहीं करते। सही बात है। यही वजह है कि लोग आउटसाइड इन यानी बाहर से अंदर की तरफ बदलाव लाने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। वो पहले नतीजे पर फोकस करते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, फिर प्रोसेस बनाते हैं कि हाँ जिम जाएंगे, लेकिन अंदर से वो खुद को अभी भी एक अनहेल्दी इंसान ही मान रहे होते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लंबा टिकने वाला बदलाव हमेशा इनसाइड आउट होना चाहिए, यानी अंदर से बाहर की तरफ। जब तक वो कोर ढांचा, वो ओएस नहीं बदलता, तब तक नए ऐप्स टिक नहीं सकते। पहले पहचान को दोबारा लिखना होता है। राइट। जब एक बार आइडेंटिटी बदल जाती है ना, तो नतीजे और तरीके किसी को बोझ नहीं लगते। वो एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि तब कोई ऐसी चीज का पीछा नहीं कर रहा होता जो उससे अलग है, बल्कि वही कर रहा होता है जो अब उसकी नई फितरत बन चुकी है। बहुत बड़ा सवाल छुपा है। अगर बदलाव को आइडेंटिटी से ही शुरू करना है, तो आखिर इस आइडेंटिटी शब्द का असल में मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी वही है जो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी है, या जो उनका प्रोफेशन है, जैसे मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं। लेकिन सच तो ये है कि इंसानी पहचान कोई पत्थर पर लिखी लकीर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान इस उलझी हुई बात को बड़ी खूबसूरती से सुलझाता है। अगर हम आइडेंटिटी शब्द की एटिमोलॉजी देखें, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये शब्द अचानक बहुत ही प्रैक्टिकल लगने लगता है। अच्छा, कहाँ से आया है ये शब्द? ये 2 लैटिन शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है एसेंटितास, जिसका सरल भाषा में मतलब होता है बीइंग या कुछ होना, और दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है रिपीटेडली या बार बार। वेट, रियली? तो अगर इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब निकल कर आता है रिपीटेड बीइंग। एग्जैक्टली। रिपीटेड बीइंग यानी वो काम जो बार बार किया जाए, वही दरअसल किसी की पहचान है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है ना? पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार तय हो गई और बस हमेशा वही रहेगी। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम जो भी जानते हैं वो इसी बात को सपोर्ट करती है। दिमाग बदलता रहता है। हाँ, इंसानी दिमाग हर रोज हर नए एक्सपीरियंस के साथ बदलता है। अगर कोई रोज उठकर थोड़ा सा भी पढ़ता है ना, तो उसका दिमाग सिर्फ नई जानकारी नहीं ले रहा, बल्कि अपने अंदर एक रीडर वाले न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहा है। वो इंसान टेक्निकली एक रीडर बन जाता है। अगर कोई रोज लिखता है, भले ही वो कोई बहुत मशहूर ऑथर ना हो, पर अपने दिमाग के लेवल पर वो एक राइटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एक नाउन या संज्ञा नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए और बात खत्म, बल्कि ये एक वर्ब है, एक क्रिया है जो लगातार की जाती है। हमारे रोज के छोटे छोटे काम ही हमारी असली पहचान को शेप देते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। हाँ, बताइए। मुझे ना इस पूरे कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा एतराज है और मुझे वापस उसी कहानी पर जाना है जहां से हमने आज शुरुआत की थी। वो 2 सिगरेट पीने वालों की कहानी। जी बताइए, कहाँ एतराज लग रहा है इसमें? देखिए, पहले आदमी ने कहा था मैं क्विट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात तो समझ आती है कि वो अभी भी अपने पुराने सेल्फ इमेज में फंसा हुआ है और उसके अंदर का वो कॉन्फ्लिक्ट, वो विरोधाभास अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे आदमी ने जो कहा कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब कैसा है? मेरा मतलब है, अगर उस इंसान ने पिछले 10 साल से लगातार सिगरेट पी है और शायद कल रात को ही उसने अपनी आखिरी सिगरेट पी हो, तो अचानक से आज सुबह उठकर किसी के ऑफर करने पर ये बोल देना कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो इस सब का मतलब क्या है?
क्या वो दूसरा आदमी खुद से झूठ बोल रहा है? अगर उसने कल तक सिगरेट पी है तो अचानक से मैं स्मोकर नहीं हूं बोलना थोड़ा नकली, थोड़ा फेक नहीं लगता? ऐसे तो कोई भी सुबह उठकर खुद को कुछ भी बोल दे और पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर किसी डिल्यूजन में जीने लगे। देखिए, आपका ये एतराज बहुत लाजमी है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो पहली नज़र में ये वाकई खुद से झूठ बोलने जैसा या किसी डिल्यूजन जैसा लग सकता है। पर यहाँ डिल्यूजन और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग के बीच का एक बहुत ही नाजुक फर्क हमें समझना होगा। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, वो क्या होता है? जब वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वो अपने अतीत यानी अपने पास्ट को नकार नहीं रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि उसने कभी जिंदगी में सिगरेट पी ही नहीं, बल्कि वो उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, यानी वो अपने गुजरे हुए कल को अपनी आज की पहचान पर हावी नहीं होने दे रहा। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वो अपने पास्ट की गलतियों और पुरानी आदतों को अपना कफन बनाकर पहन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कल कोई गलत काम किया था तो वो आज भी बिल्कुल वही इंसान है। लेकिन उस दूसरे आदमी ने एक नया सेल्फ इमेज चुन लिया है। उसने अपने पास्ट और अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी के बीच एक क्लियर लाइन खींच दिया। ये झूठ नहीं बल्कि एक नए रास्ते का चुनाव है। वो उस इंसान के बारे में बात कर रहा है जो वो इस वक्त, इस पल में है। जब कोई खुद को दिल से ये समझा लेता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जो उन खराब आदतों का शिकार था, तो उस खराब आदत को नकारना कोई लड़ाई ही नहीं रह जाती। यानी उसको विल पावर लगानी ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। उस दूसरे आदमी के लिए सिगरेट इनकार करना कोई संघर्ष या स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि एक नॉन स्मोकर सिगरेट थोड़ी ना पीता है। ये उसकी नई सच्चाई बन चुकी है। ओह वाह, ये सच में मतलब दिमाग के ताले खोलने वाला हिस्सा है। पर लेकिन मेरे इस ऐतराज का कि ये नकली लग सकता है, एक और बेहतरीन समाधान मुझे नोट्स में मिला। एटॉमिक हैबिट्स के इस चैप्टर के उस बहुत ही पावरफुल आइडिया में जहां एक्शंस एज वोट्स की बात की गई है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट उस फेक फीलिंग को पूरी तरह से मिटा देता है और बताता है कि वो दूसरा आदमी असल में झूठ क्यों नहीं बोल रहा था। एवरी एक्शन इज अ वोट। सही पकड़ा आपने। ये इस पूरी आइडियोलॉजी का सबसे सेंट्रल और सबसे प्रैक्टिकल पिलर है। हाँ, इस किताब में कोट ये है कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी हर काम उस इंसान के लिए एक वोट है जो कोई बनना चाहता है। दिन भर में इंसान जो भी छोटे बड़े काम करता है वो उस नए इंसान के लिए एक वोट डालने जैसा है। बिल्कुल। चलिए इसे एक इलेक्शन या चुनाव की तरह समझते हैं। एक इलेक्शन आखिर कैसे जीता जाता है? क्या किसी भी नेता को जीतने के लिए पूरे 100% वोट्स की जरूरत होती है? नहीं, लोकतंत्र में 100% वोट्स तो कभी किसी एक को नहीं मिलते। जीतने के लिए सिर्फ एक बहुमत यानी मेजॉरिटी चाहिए होती है। राइट। अगर सिर्फ 51% यानी 51% वोट्स भी एक तरफ है तो चुनाव जीत लिया जाता है। और यही सेम एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल परफेक्टली ठीक बैठती है। वही तो। वोट दे दिया, अगले दिन दोस्तों के साथ बाहर गया और वहां बर्गर या जंक फूड खा लिया, तो उसने अनहेल्दी आइडेंटिटी वाले उम्मीदवार को एक वोट दे दिया। एग्जैक्टली। उसके अगले दिन उसने आलसी होने की जगह लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां यानी स्टेयर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो ये फिर से हेल्दी कैंडिडेट के हक में एक और वोट हो गया। उस पलड़े में वोट बढ़ गए। और पता है, ये जो इलेक्शन वाली एनालॉजी है, ये इसलिए इतनी ज्यादा राहत देने वाली है क्योंकि ये परफेक्शनिज्म नाम की बीमारी का एकदम परफेक्ट इलाज है। परफेक्शनिज्म? हाँ, देखिए, ज्यादातर लोग जब कोई बदलाव शुरू करते हैं ना, तो वो ऑल और नथिंग माइंडसेट के शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे व्हाट द हेल इफेक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, व्हाट द हेल इफेक्ट? लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें हेल्दी बनना है तो उन्हें 365 दिन 24 घंटे बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा। एक दिन वर्कआउट छूटा या डाइट में एक दिन किसी ने मीठा खा लिया तो उन्हें लगता है कि बस सब बर्बाद हो गया और वो पूरी तरह से कोशिश छोड़ देते हैं। अरे हाँ, सही में। वो सोचते हैं अब डाइट तो टूट ही गई है, व्हाट द हेल, तो एक पूरा पिज्जा ही मंगा लेते हैं। यही व्हाट द हेल इफेक्ट है ना? बिल्कुल यही है। लेकिन ये जो वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये इस गिल्टी फीलिंग और इस दबाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक आम इंसान को हर रोज 100% परफेक्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट। एक या दो खराब वोट्स आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन पूरी तरह हारा जा चुका है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि लंबे समय में मेजॉरिटी वोट्स यानी ज्यादा वोट्स उस पसंद की आइडेंटिटी के हक में डाले जाएं।
अगर ज्यादा वक्त तक सेहतमंद आदतों के पल्ले में वोट्स डालते रहेंगे तो धीरे धीरे अंदर का विश्वास अपने आप मजबूत होता जाएगा। यानी परफेक्शनिज्म का दबाव नहीं है। हाँ, ये कमजोरियों और गलतियों को थोड़ी सी जगह देता है, जो कि हमें पता है इंसानी फितरत का एक नॉर्मल हिस्सा है। इससे बेहतर और राहत देने वाली बात और क्या हो सकती है? अब जब हमें ये समझ आ गया है कि बदलाव को अंदर से बाहर होना चाहिए और ये कि हर काम एक छोटा सा वोट है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे कल सुबह से ही किसी आम जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए, कैसे शुरू करें? इन नोट्स में 3 बहुत ही क्लियर स्टेप समझाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड करना, यानी फैसला करना। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर फैसला किस चीज का हो रहा है। ज्यादातर लोग नतीजे का फैसला करते हैं, जो कि वही उनकी सबसे पुरानी गलती है। एग्जैक्टली। ये मत सोचो कि मुझे अगले 6 महीने में 20 किलो वजन कम करना है। ये तो वही रिजल्ट वाली लेयर हो गई, बाहरी लेयर। फैसला इस बात का करना है कि कैसा इंसान बनना है। खुद को ये बताना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, या फिर ये कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चीज़ों को लंबा नहीं टालता। यानी नतीजे की जगह पहचान चुननी है, पहचान का फैसला करना है। हाँ, और इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, स्मॉल वोट्स, यानी छोटे कदम उठाना। ये सबसे शक्तिशाली और पावरफुल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि अगर फिट बनना है तो पहले ही दिन मैराथन दौड़नी पड़ेगी। और यही वो जगह है जहां दिमाग सबसे ज्यादा विरोध करता है, अगर आदत बहुत बड़ी या मुश्किल लगने लगे तो। देखिए, दिमाग को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसको छोटे और आसान कामों से कन्विंस करना पड़ता है। हाँ, और शुरुआत में तो सिर्फ अपनी उस नई पहचान को साबित करने के लिए थोड़ा एविडेंस इकट्ठा करना होता है। एक हेल्दी इंसान बनने के लिए आज 1 घंटे जिम जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपने घर के बाहर 5 मिनट की वॉक करना, ये हेल्दी आइडेंटिटी के पल्ले में एक मुकम्मल वोट है। सही बात है। एक रीडर बनने के लिए पूरे किताब एक दिन में नहीं पढ़नी, रोज सिर्फ 1 पन्ना, सिर्फ 1 पेज पढ़ना, ये एक स्ट्रांग वोट है। अगर आपको डिसिप्लिन बनना है तो सुबह उठकर अपने फोन में सारे नोटिफिकेशंस देखने से पहले सिर्फ अपना बिस्तर ठीक कर लेना, अपना बेड बना लेना। ये खुद को याद दिलाने के लिए काफी है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। इन छोटे छोटे वोट्स से ही असल में विश्वास बनता है। लेकिन इस सब में ना एक तीसरा स्टेप सबसे अहम कड़ी है, और वो है पेशेंस, यानी धैर्य। जैसे आपने इलेक्शन वाले उदाहरण में बताया था, एक वोट गिरने से कोई रातों रात मंत्री तो नहीं बन जाता। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसमें वक्त लगता है, काउंटिंग पूरी होनी होती है। उसी तरह नई आइडेंटिटी एक दिन या एक हफ्ते में पूरी तरह सेटल नहीं होती। उस बनती हुई पहचान पर बिना शक किए थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है। इन सब के बीच में ना एक ऐसी खाई है, एक ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, और वो एक बहुत बड़ी गलती है। लोग अक्सर खुद से कहते हैं मैं पहले रिजल्ट्स देखूंगा तब मैं मानूंगा कि मेरी आइडेंटिटी बदल गई है। जैसे लोग सोचते हैं कि जब मेरा सच में 10 किलो वजन कम हो जाएगा ना, तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा और तब मैं मानूंगा कि हाँ, मैं एक फिट इंसान हूं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये कॉजैलिटी यानी कारण और प्रभाव के नियम को उल्टा समझने जैसी बात हो गई। अगर कोई इंसान जिम का दरवाजा ही नहीं देखता तो उसके अंदर एक फिट इंसान वाली साइकोलॉजी आ ही नहीं सकती। अगर कोई पियानो पर उंगलियां ही नहीं रखता तो उसे म्यूजिशियन होने का एहसास कैसे होगा? राइट। नतीजे देखने के बाद विश्वास नहीं आता, बल्कि खुद पर विश्वास बनाने के बाद नतीजे आते हैं। यानी आइडेंटिटी हर हाल में पहले बदलनी होती है। सही, पहले वो आइडेंटिटी पहननी पड़ती है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है अंदर से, तभी तो वो छोटे वोट्स काम आते हैं। वो 5 मिनट की वॉक किसी का वजन अचानक कम नहीं करेगी। वो छोटी सी वॉक से कैलोरी नहीं जलेगी, लेकिन उस 5 मिनट की वॉक से इंसान का खुद पर विश्वास बहुत मजबूत होगा। वो खुद को आईने में देखकर ये कह पाएगा कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। वो सेल्फ बिलीफ, वो खुद पर भरोसा ही उस नई आइडेंटिटी की नींव होता है, और बाकी के सारे नतीजे तो उसके बाद बाय प्रोडक्ट की तरह चले आते हैं। ये पूरी तस्वीर ही बदल देने वाली बात है सच में। तो चलिए दिमाग के इस गहरे विश्लेषण को आहिस्ता से समेटते हैं और इसके टेकअवेज देखते हैं। हमने इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत ही सटीक बातें निकाली हैं। पहला टेकअवे और नियम, कोई भी लंबा टिकने वाला बदलाव बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। आइडेंटिटी से रिजल्ट्स तक फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या पाना है, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि कैसा इंसान बनना है। दूसरा नियम, हर रोज किया गया हर छोटा बड़ा काम उस बनते हुए नए इंसान के पल्ले में एक वोट है।
किसी को भी रोज 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सही वोट्स इकट्ठा करने हैं ताकि मेजॉरिटी हासिल हो सके। और तीसरा नियम, छोटे कदम जैसे सिर्फ एक पन्ना पढ़ना या दिन में सिर्फ एक ग्लास पानी ज्यादा पीना, ये असल में नतीजे के लिए नहीं होते। वो दिमाग में उस नई पहचान का सबूत यानी एविडेंस बनाने के लिए होते हैं, ताकि इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू कर सके। इन तीनों बातों का असर वाकई चमत्कारी हो सकता है किसी की भी जिंदगी में। बिल्कुल। किसी को भी आज रात सिर्फ एक सीधा सा सवाल खुद से पूछना है कि मैं आखिर कैसा इंसान बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और कल सुबह उठकर बिना किसी बड़े पहाड़ को तोड़े सिर्फ उस इंसान के लिए एक आसान सा छोटा सा वोट देना है। ये नजरिया असल में आदतों को एक बोझ नहीं बनाता, बल्कि खुद को एक नई रूपरेखा देने का एक जरिया बना देता है। लेकिन देखिए, इस चर्चा पर पूरी तरह पर्दा गिराने से पहले मैं एक ऐसा विचार सबके सामने रखना चाहती हूँ जो वैसे तो इन नोट्स में लिखा नहीं था, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे अंदर ना कौंध रहा था। हमने ये तो समझ लिया कि हमारी बार बार की आदत ही, हमारे रोज के वोट्स ही हमारी आंतरिक पहचान बनाते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, क्या होता है जब किसी अचानक आए चोट की वजह से या किसी गंभीर बीमारी की वजह से या जिंदगी में अचानक आए किसी बहुत भारी बदलाव की वजह से हमारी वो रोज की आदतें, हमारा वो वोटिंग सिस्टम अचानक रुक जाता है। बहुत गहरा सवाल है ये। जैसे एक खिलाड़ी जो रोज ग्राउंड पर जाता था खेलने, उसकी वो आदत टूट जाती है चोट लगने से। या एक इंसान जो रोज तैयार होकर ऑफिस जाता था, लॉकडाउन में अचानक घर बैठ जाता है। जब वो आदतें रुक जाती हैं तो क्या हमारी वो बनी बनाई पहचान, वो आइडेंटिटी भी उसी वक्त खत्म हो जाती है? या फिर उस खाली वक्त में, उस ठहराव के दौरान जब हम एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो क्या हम अनजाने में किसी बिल्कुल नए इंसान के लिए वोटिंग शुरू कर देते हैं? क्या जिंदगी में अचानक रुक जाना भी अपने आप में एक नया वोट है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। ऐसे हालात में हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और कौन सी नई आइडेंटिटी बनती है, ये एक पूरा नया पहलू है। मेरा मानना है कि इन्हीं सवालों के साथ सबको अपनी नई पहचान चुनने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो इन्हीं उलझने वाले सवालों के साथ और अपने लिए कल से सही उम्मीदवार चुनने की प्रेरणा के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों की गहराई में हम उतरते रहेंगे।